बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मादा प्रजनन तंत्र और उसके अंगों के बारे में अध्ययन किए। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन की क्रिया विधि। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे युग्मक जनन, फिर पढ़ेंगे निषेचन और उसके पश्चात पढ़ेंगे भ्रूणी विकास। तीनों प्रक्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो जो है प्रजनन की क्रिया विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम इनको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन को कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। आपको पता है कि जनकों के अंदर अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। मेल जनन है तो उसके अंदर में मेल युग्मक बनेगा, फीमेल जनन है तो उसके अंदर में फीमेल युग्मक का निर्माण होता है। जननों के अंदर युग्मक का निर्माण को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, जननों के अंदर युग्मक के निर्माण को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। अब ये दोनों अलग अलग प्रकार से होता है। मेल में अलग प्रकार से होता है और फीमेल में अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं मेल का। इसको कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो जो उसका मुख्य भाग होता है टेस्टिस, वृषण। वृषण के अंदर बहुत सारे नलिकाएं होती हैं। इसको शुक्रजनन नलिका कहते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में ही जो है स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो गैमेट्स बनता है वो शुक्रजनन नलिकाओं में ही बनता है। तो वृषण की जो नलियों में जो होता है, वृषण नलियों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहां की कोशिकाएं जो है डिवाइड होकर बट करके गैमेट्स का निर्माण करती हैं। आपको पता है कि जो अंदर में जो शुक्रजनन नलिका होती है, ये जो नलिका होता है ये दो भाग से बना होता है। जब हम पढ़ रहे थे उस समय जो नलिका होती है, ये जो नलिका होता है ये दो स्तर से बनता है, बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। बाहरी स्तर को कहते हैं मेम्ब्रेनोप्रोपिया। और आंतरिक स्तर को कहते हैं जनन उपकला स्तर।
जनन उपकला स्तर। तो इस प्रकार से जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं ये दोहरी स्तर से बनती हैं। बाहर की ओर के स्तर को हम कहते हैं मेम्ब्रेनोप्रोपिया स्तर और अंदर के स्तर को कहते हैं हम जनन उपकला स्तर। जनन उपकला स्तर की कोशिकाएं ही शुक्राणु का निर्माण करती, स्पर्म का निर्माण करती हैं। अब ये प्रोसेस जो है कई चरणों में पूरा होता है। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन का कार्य करती हैं उसे जनन कोशिकाएं कहते हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं स्पर्म के निर्माण में भाग लेती हैं। ये जो होता है यही कोशिकाएं बाद में जो है अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। ये जो प्रक्रिया होता है वो कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं गुणन अवस्था। जनन उपकला स्तर की बहुत सारे कोशिकाएं, इसको हम जनन कोशिकाएं भी कहते हैं। ये जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं यही बटकर जो है स्पर्म का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं जनन स्तर, कुछ कोशिकाएं जो है बट करके डिवाइड होकर सबसे पहले स्पर्मेटो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। ठीक है, जनन स्तर की कुछ कोशिकाएं जो है डिवाइड होकर जो है सबसे पहले जो है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। इस अवस्था को हम गुणन अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वृद्धि अवस्था। इसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। ये आपका प्राथमिक जनन कोशिका, फर्स्ट जर्म सेल है ये डिवाइड होती हैं, बढ़ती हैं और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। विभाजन जो है अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है एक कोशिकाएं बढ़ती हैं और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कोशिकाएं और डिवाइड होती हैं, पुनः दो कोशिका बनता है। यही कोशिकाएं कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी जो अवस्था होती है वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में जो बना स्पर्मेटोगोनिया है ये वृद्धि करता है, भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके जो है ये आकार में बढ़ता है, वृद्धि करता है। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं वृद्धि अवस्था। यहां पर जो है ये जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका है जब वृद्धि करता है तब इसको कहते हैं फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट।
इस अवस्था में एक कोशिका जो है खाद्य पदार्थ को एकत्रित करके ये आकार में बढ़ती है। ठीक है, ये आपका वृद्धि अवस्था। इसके पश्चात आता है तीसरा परिपक्व अवस्था। जब ये कोशिका या फर्स्ट स्पर्मेटोसाइड जब पूरी तरह से जो है मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो पुनः जो है ये डिवाइड के लिए तैयार रहता है। पुनः जो है इसमें विभाजन होती है। इसमें 2 बार डिवाइड होता है, 2 बार विभाजन होती है। प्रथम जो विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, से दो कोशिकाएं बनती है। इसको हम सेकंड स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहते हैं या द्वितीय स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रथम विभाजन है जिससे एक सेल से 2 कोशिकाएं बनती है। ये आपका बनी हुई कोशिका को कहते हैं हम द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कोशिका। इसके जस्ट पश्चात, तुरंत पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक से पुनः 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटिड। द्वितीय विभाजन के पश्चात 4 प्रकार के स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस अवस्था को हम कहते हैं परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था के पश्चात हमको एक कोशिका से हमको 4 प्रकार के स्पर्मेट कोशिका का निर्माण होता है। अगली जो अवस्था होती है दूसरा स्पर्मेटिड का कायंत्रण। पहला अवस्था था स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरी अवस्था है स्पर्मेटिड का कायंत्रण। अभी जो बना हुआ स्पर्मेटिड है ये और डिवाइड नहीं होती। इससे ये जो कोशिका है ये लंबाई में बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं। ये जो गोल कोशिकाएं हैं ये लंबाई में वृद्धि करता है। इसका जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस है, बीचों बीच पाया जाता है। इस प्रकार से मध्य में केंद्रक होता है। इसका जो आपका सेंट्रोसोम है, इन कोशिकाओं का जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाता है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में बढ़ जाती है। ये कोशिकाएं और लंबा होता है और लंबाई में वृद्धि करती है। इस प्रकार से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं एक सेल का।
इस प्रकार से यही सेल है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि करता है, इसका न्यूक्लियस केंद्रक जो है बीच में रहता है। इसका जो सेंट्रोसोम होता है ये सेंट्रोसोम जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक सेंट्रियोल इधर जाता है ऊपर की ओर और एक जो है नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो जो पहला सेंट्रोसोम है, सॉरी सेंट्रियोल, पहला जो सेंट्रियोल्स होता है ये नीचे की ओर आता है, सेल के नीचे की ओर आता है और नीचे फ्लैजिला या कशाभिका का निर्माण करता है। इसको टेल बोलते हैं, टेल भाग। एक जो सेंट्रियोल्स होता है वो नीचे की ओर आया, ठीक है, जो कि कशाभिका या पुंज भाग का निर्माण करता है। जबकि दूसरा से जो सेंट्रियोल्स होता है एक केंद्र के पास ही रहता है। एक सेंट्रियोल जो होता है ये दूर जाता है, इसको हम कहते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। दूरस्थ सेंट्रियोल, यही दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है इस स्पर्मेटिड या स्पर्म का टेल भाग का निर्माण करता है। आगे की ओर जो एक्रोसोम होता है का निर्माण होता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी का या गोल्गी बॉडी, ये सामने के हिस्सा में जो होता है एक टोप समान संरचना बनाता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। ये जो टोप समान संरचना होता है ये गोल्गी बॉडी से बना होता है। तो इस प्रकार से ये एक स्पर्म जो होता है अगर बांटे तो इसको हम हेड या सिर भाग कह सकते हैं, इसको धड़ भाग कह सकते हो, या इसको आप पुंज भाग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्पर्मेटिड का केंद्रण होता है, इसमें ऊपर में एक कैप बन जाता है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। पीछे की ओर जो होता है टेल बन जाता है। पीछे की ओर जो होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक अक्षीय तंतुओं का आवरण बनाता है। चारों ओर जो होता है एक अक्षीय तंतुओं का आवरण बनाता है। ये जो आवरण होता है इस स्पर्मेटिड या स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो स्पर्मेटिड या स्पर्म है ये पूरी तरह से सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका के अंदर धसे होते हैं। ये क्या है, किसे कहते हैं सर्टोली कोशिका? तो सर्टोली कोशिका जो होता है जनन उपकला ऊतक, या जो शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है, जनन उपकला ऊतक की कोशिकाओं के बीच बीच में ये कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं शुक्र जनन नलिका में जो स्पर्म बनता है उस स्पर्म को ये पोषण देने का कार्य करती हैं, पोषित करती हैं, ठीक है। तो सारे जो स्पर्म होते हैं, सारे जो स्पर्मेट होते हैं ये इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं में धसे होते हैं। तो ये है आपका पूरा स्पर्मेटिड या स्पर्म बनने की क्रियाविधि। तो हमने पढ़ा शुक्रजनन नलिकाओं में स्पर्म बनने की क्रियाविधि। अब पढ़ते हैं अंडाणु जनन। इसको कहते हैं oogenesis।
oogenesis अंडाणु जनन, ये जो क्रिया होती है वो फीमेल में होता है। जैसे कि हम पढ़े लास्ट क्लास बताया था आपको मैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंतर्गत जो अंडाशय होता है उसके अंतर्गत अंदर जो पुट्टिका बनता है ओवरी के अंदर में, वही ओवम का निर्माण होता है ना। तो ओवम के निर्माण को ही हम अंडाणु जनन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होता है फीमेल्स में, आपको बताया था मैं कि ये गर्भ में पूरी होती है, गर्भ शुरू होता है जब बेबी जो होता है वो 6 माह का होता है, लगभग होता है, तभी से जो है क्रिया प्रारंभ होती है। अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ओवम बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये भ्रूण के लगभग 6 माह से प्रारंभ होती है तो लगभग 45 साल तक चलता रहता है। इसकी भी कई अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला अवस्था देखते हैं प्रोलीफरेशन अवस्था। प्रोलीफरेशन अवस्था ये जो अवस्था होती है ये गर्भ में पूरी होता है। जब बेबी जो है माता के गर्भ में होता है उस समय ये जो प्रक्रिया पूरी होती है, अर्थात 6 माह से शुरू होता है। अंडाशय की जनन कोशिकाओं में जो ओवरी होता है, ओवरी की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है कोशिकाएं बढ़ती हैं और बढ़ने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के गुच्छों का निर्माण करती हैं। इन कोशिका गुच्छक को हम पुट्टिका या पुट्टक कहते हैं। जनन कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं का समूह बनाता है और इन कोशिकाओं के समूह को हम पुट्टिका या पुट्टक कहते हैं। इन्हीं पुट्टक के अंदर ओवम का निर्माण होता है। इसमें से एक जो पुट्टक होता है वो बड़ी होती है। बहुत सारे पुट्टक बनते हैं ओवरी के अंदर में, इसमें से एक पुट्टक जो होता है वो बड़ी होता है, जिसे हम oogonia कहते हैं। इस प्रकार से ओवरी होता है। 4 अवस्था बताया था आपको मैं, ठीक है। इसमें से धीरे धीरे बड़ी होती है इस प्रकार से ऐसा, और एक जो है डिम पुट्टक जो है लास्ट में बनता है, परिपक्व अवस्था है वो। तो यहाँ की जो एक पुट्टक जो होता है बड़ा होता है, इसी बड़े पुट्टक को हम कहते हैं oogonia। oogonia कहते हैं। टू एक्स ये आपका जनन कोशिका है। उपकला ऊतक की जनन कोशिका, ये कोशिका जो है पुट्टक निर्माण करती है, इसमें से एक बड़ी होती है, इसे एक कहलाता है oogonia। oogonia। दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था, इस अवस्था में जो oogonia है, बना हुआ जो oogonia होता है, ये भोज्य पदार्थ को एकत्रित करके आकार में बढ़ती है। ठीक है, ये सेल जो होता है आकार में फैलता है, बढ़ती है। इस अवस्था को हम कहते हैं
प्राथमिक oocyte। जब उगोनिया जो है खाद्य पदार्थ लेकर जो है बढ़ता है तब इसको कहते हैं प्राथमिक oocyte। इस प्रकार से यह है आपका प्राथमिक oocyte। प्राथमिक oocyte कोशिका, ठीक है। प्राथमिक oocyte में जो है 2 बार विभाजन होता है। एक कोशिका जो है 2 बार बढ़ती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। ये जो आपका ये जो फर्स्ट oocyte है, ये जो है इसमें 2 बार डिवाइड होगा अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम विभाजन से जो है 2 कोशिका बनता है। एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटा होता है, ठीक है। जो बड़ी कोशिका होता है इसको हम द्वितीयक oocyte कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और जो छोटी कोशिका होता है इसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। छोटी कोशिका जो है पोलर बॉडी कहलाता है। द्वितीय विभाजन जो होता है इसके पश्चात ये जो प्रक्रिया होता है ये अंडाशय पुट्टिकाओं में होती है, ठीक है। प्रथम विभाजन जो होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होती है ये डिंब पुट्टिका के अंदर ही होता है। लेकिन दूसरा जो विभाजन होता है वो अंडोत्सर्ग के पश्चात होता है। जब ये जो डिंब पुट्टिका होती है ये जब ओवरी से बाहर आता है तब जो है सेकेंडरी विभाजन होता है, जिससे यही जो सेकेंडरी oocyte होता है एक बड़ी कोशिका का निर्माण करता है। इसको हम ओवम कहते हैं, अंडाणु या ओवम, ठीक है। द्वितीय विभाजन में ये जो प्राथमिक पोलर बॉडी है, प्राथमिक पोलर बॉडी जो है पुनः जो है 2 पोलर बॉडी का निर्माण करता है। द्वितीय विभाजन में ये जो प्राथमिक पोलर बॉडी होता है ये 2 पोलर बॉडी का निर्माण करता है। ये जो आपका सेकेंडरी या द्वितीयक oocyte से जो बना कोशिका है ये कोशिका कहलाती है ओवम या अंडाणु। तो अंडाणु बनने तक लास्ट तक जो होता है 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो चुका होता है, क्योंकि बाद में ये जो पोलर बॉडी है ये स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाद में ये जो पोलर बॉडी है ये आप जो है स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ओवरी के अंदर ओवम बनने की क्रियाविधि, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन या oogenesis। अगर हम एक ओवम की संरचना देखते हैं तो ये जो ओवम होता है लगभग गोल या अंडाकार होता है। बीच में सुविशित केंद्रक होती है, अगुणित केंद्रक, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जीव द्रव्य पाया जाता है। जो ओवम होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जीव द्रव्य होता है। पूरी कोशिका चारों तरफ से ये आपका इसको बोलते हैं जेना पेलुसिडा, जेना पेलुसिडा से घिरा होता है। चारों तरफ से जो ये ओवम होता है ये
जेना पेलुसिडा से घिरा होता है। बीच बीच में जर्म कोशिकाएं होती हैं, ऐसा ये जर्म कोशिकाएं हैं जो कि चारों तरफ से ओवम को घेर के रखती है। इस ओवम के अंदर जो होता है यौक नहीं पाया जाता। यौक को बोलते हैं हिंदी में पीतकी। यौक समझते हैं आप लोग? यौक समझते हो? जो अंडे की जो बीच की पीला भाग होता है, अंडा देखा है आपने सबने, जो बीच में पीला भाग होता है उसको यौक कहते हैं, है ना। तो मानव के जो ओवम होता है इसमें यौक नहीं पाया जाता है। कुछ का मानना है कि इसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में यौक होता है और समपितकी होता है, मतलब यौक जो है समान रूप से पूरे ओवम के अंदर में फैला रहता है। और सूक्ष्म पितकी, अगर इसको देखते हैं, पितकी के आधार पर जो होता है ओवम जो है कई प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म पितकी, मतलब जिसके ओवम के अंदर में यौक की मात्रा बहुत कम होता है, उसको हम सूक्ष्म पितकी कहते हैं। ठीक है। एक होता है अति पितकी। अति पितकी मतलब होता है कि जिसके कोशिका के अंदर में यौक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं अति पितकी। और एक होता है समपितकी, मतलब यौक की मात्रा समान होता है। तो इसके आधार पर जो इसको डिवाइड किया गया है ओवम को। तो इस प्रकार से हो गया आपका फीमेल जनक के अंदर जो है ओवम बनने की क्रियाविधि। अब देखते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, निषेचन की क्रियाविधि जो होता है किसे कहते हैं? निषेचन स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रियाविधि को हम निषेचन कहते हैं। अर्थात जो मेल गेमिट्स होता है, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स के मिलने के क्रियाविधि को हम निषेचन कहते हैं। जब मेल गेमिट्स का न्यूक्लियस केंद्रक, अगुणित केंद्रक, और फीमेल गेमिट्स का अगुणित केंद्रक जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। तब बनता है जायगोट। इसको कहते हैं युग्मनज, युग्मनज या जायगोट। मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के मिलने से दोनों केंद्रक मिलता है, अगुणित केंद्रक मिलता है, तब द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन देखते हैं, प्रक्रिया देखते हैं, तो जब प्यूबर्टी आती है उसके पश्चात जो है जंतुओं में जो है फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। मेल के एक शिक्षक के दौरान जो स्पर्म्स आता है, इसमें बताया था मैं कि लगभग 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ स्पर्म बनते हैं। एक स्खलन के दौरान जो होता है लगभग 3.5 mm स्पर्म का सिक्रेशन होता है, जिसमें से बहुत सारे करोड़ों में स्पर्म पाए जाते हैं। सभी स्पर्म जिंदा रहते हैं ऐसा नहीं है, इसमें से लगभग 80% जो स्पर्म होता है वही जीवित होता है और 20% जो स्पर्म होते हैं वो मृत अवस्था में होते हैं। इसमें से एक ही स्पर्म जो है एक को फर्टाइल करता है। एक जो होता है, ये चल होते हैं, ये जो स्पर्म होते हैं चल होते हैं, ये गति करते हैं। गति करके जो होता है ये कहां पहुंचता है? ओविडक्ट, अंडवाहिनी के पास।
चूंकि अंडवाहिनी में ही जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, इसमें से एक जो एग होता है, एक जो स्पर्म होता है, ये एग है आपका ओवम। एक स्पर्म जो होता है गति करते हुए ये आपका एक तक पहुंचता है, एक क्रोमोसोम पार्ट है ये स्पर्म का, पीछे का टेल भाग, पूंछ भाग है ना। जब इसको फर्टाइल करता है उस स्थिति, उस समय इस एग के अंदर एक शंकु का निर्माण होता है, एक शंकु बनता है, एक कोन बनता है, एक पाइप बन जाता है। कुछ इस प्रकार के द्रव का स्रवण होता है बाह्य सतह पर, इससे बाह्य सतह पर जो है एक शंकु का निर्माण होता है। इस प्रकार से दीवार जो होता है, दीवार में एक शंकु बनता है। इस शंकु के माध्यम से ये जो आपका स्पर्म होता है, ये स्पर्म जो है इस शंकु के द्वारा जो है अंदर प्रवेश करता है। जैसे जो है स्पर्म अंदर प्रवेश करता है, तुरंत ये जो कोन होता है ये स्वयं इसको बंद कर देता है। एक एक के अंदर में जो है एक ही स्पर्म प्रवेश करता है, बाकी कोई भी स्पर्म प्रवेश नहीं कर पाता। सभी स्पर्म जो होता है नष्ट हो जाते हैं। जो अम्लीय द्रव होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो निकलता है, उस अम्लीय द्रव के प्रभाव से सारे स्पर्म जो है स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है इस एक को फर्टाइल करके अंदर प्रवेश करता है और इसको एक को फर्टाइल करता है। इस मेल न्यूक्लियस या मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स के जो न्यूक्लियस हैं आपस में मिल जाते हैं, जिससे जायगोट बनता है। इसी कहते हैं निषेचन। ठीक है। जब एक फर्टाइल हो जाता है अंडवाहिनी में, तब लगभग 7 दिनों के अंदर, 7, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये 3 या 4 दिन लगता है। ठीक है। एक को फर्टाइल करने में स्पर्म को 3 या 4 दिन लगता है, और फर्टाइल होने के पश्चात लगभग 7 दिनों के अंदर ये जो है सीधा यूटेरस या गर्भाशय तक पहुंचता है। जैसे जो है गर्भाशय तक पहुंचता है वहां पर ये स्थापित हो जाता है, जिससे आगे भ्रूण का विकास होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आगे जो होता है वो भ्रूणी विकास होगा। तो इस प्रकार से हमने मेल में शुक्राणु जनन और फीमेल में अंडाणु जनन का अध्ययन किए। किस प्रकार से स्पर्म और ओवम का फर्टाइल होता है, निषेचन होता है, इसका अध्ययन किए। ठीक है। नेक्स्ट अध्याय में इसका परिवर्धन या विकास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। 12 बीबी जो 4 इससे बच्चों, जब हम अध्याय 20 का अध्ययन कर रहे थे जंतु प्रजनन, उस समय मैं आपको बताया था युग्मक जनन और अंडाणु जनन। ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। जब युग्मक जनन में परिपक्व अवस्था में जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो 2 बार बढ़ता है, प्रथम विभाजन में 2 सेल्स बनता है, और सेकेंडरी जो डिवीजन होता है उसमें जो है 4 सेल बनते हैं। लास्ट में जो है क्योंकि ये हेप्टाइड होता है, उस समय त्रुटि बस उसको डिप्टाइड बताया गया था। इस प्रकार से था। टू एक्स फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन। ठीक है। तो यहां पर जो है प्रत्येक से जो होता है पुनः 2-2 बनेंगे। चार अगुणित सेल बनते हैं। उस समय जब हम अध्ययन किए थे उस समय हमने 4 डिप्लाइड बताया गया था, आपको द्विगुणित बताया गया था। ये जो है उससे जो है 2 से 4 अगुणित सेल का निर्माण होता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में युग्मक जनन जब होता है उस समय स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ रहे थे उस समय यहाँ पर 2x लिखा गया था, यहाँ पर जो है x है।
ठीक है, तो 4 अगुणित सेल का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम oogenesis पढ़ रहे थे, अंडाणु जनन पढ़ रहे थे, उस समय भी जब सेकंड oocyte बनता है तो सेकंड oocyte से 2x लास्ट में जो होता है हैप्लाइड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं बनती है लास्ट में वो हैप्लाइड होता है, ये 2x नहीं होगा, यहां पर x है। ठीक है, तो यहां पर दोनों स्थिति में जो है हमको अगुणित कोशिका का निर्माण होता है, चाहे युग्मक जन्म हो चाहे आपका oogenesis हो। ठीक है जी, चाहे अंडाणु जनन हो चाहे शुक्राणु जनन हो, दोनों स्थिति में जो होता है अंत में हमको अगुणित कोशिका प्राप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।